GS3 का जो बचा हुआ टॉपिक है उसका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। GS3 का GS3 और GS4 कितना कहाँ से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए कि क्या मैं रिफॉर्म ला सकता हूँ अपने चैनल्स पे, कैसी वीडियो अपलोड करूँ, किस तरीके का आप पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या कौन सी स्टाइल ज़्यादा अच्छी लग रही है उस हिसाब। तो जैसे सामान्य अध्ययन का जो पेपर 3 है ना, उसके अंदर इकोनॉमी है, कुछ साइंस एंड टेक है, कुछ इन्वायरमेंट है, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है, कुछ इस तरह का सिलेबस है आपका। मतलब पहले इकोनॉमी है, इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसके बाद पर्यावरण है, इसके बाद आपदा है, इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है। तो आइए टॉपिक वाइज करते हैं। मतलब टॉपिक वाइज कितना सारा यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसका योजना कैसे, मतलब कितनी सारी योजनाएं सरकार बनाती है डेवलपमेंट करने के लिए। तो योजना जब आप डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पढ़े ना, तो आपके पास जीएस पेपर 2 है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट एक टॉपिक है, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। और GS1 में भी है गरीबी एवं विकासात्मक विषय। तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी हस्ती होती है। हस्ती बोले तो बहुत बड़ा चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए किसी को पैसे दे देना सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, उसको एजुकेशन दो, उसके पास हेल्थ होना चाहिए और बाकी चीज़ें सारी अच्छा होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में हो, इंटरनेट में हो, सब चीज़ों में इक्वलिटी होना चाहिए, वुमन में भी होना चाहिए, जेंडर में भी होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जब आप योजना बनाते हैं तो वो लोग डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाते हैं, समावेशी विकास के लिए योजना बनाते हैं। मतलब जहाँ पर सभी लोगों का विकास हो। समावेशी एक विकास होता है जिसका मतलब यह होता है कि ग्राउंड पे जो आदमी बना रहा है उसको भी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि यार जो आदमी बना रहा है वो यूज ही ना करे, नहीं, वो बनाने में भी उसका योगदान हो कहीं ना कहीं उस काम को करने में। मतलब मान लो कोई ग्लास की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे ग्लास बनती हो, वर्कर केवल काम करते हो, ग्लास बनाते ना हो, वहाँ पे सामान ढोते हो, नहीं भाई, वो बनाना भी चाहिए, वो यूज़ भी करना चाहिए और उसको पैसे भी मिलता है और उसकी मदद से वहाँ पे उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। अगर नेगेटिव इम्पेक्ट होता है तो उसके लिए भी कुछ है। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक नहीं होता कि पैसे दे दो भाई, उसको 200 रुपये मजदूरी दो, जाओ, तुम्हारे परिवार बाल बच्चे कैसे रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो फिर समावेशी विकास नहीं होगा। अगर आपका समावेशी विकास अच्छा होगा जब आप SDG को फॉलो करोगे, और आपको पता है इंडिया SDG के अंदर 17 गोल हैं और जिसके अंदर बहुत सारे टारगेट है, इतना सारा 169 टारगेट है। तो समावेशी विकास इंडिया के अंदर नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है और वहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन वो 17 गोल है, वो 16 ही गोल्स पर निकालता है, एक गोल्स पे वो भी नहीं निकालता। भाई ये 169 टारगेट है, यहाँ पर 350 से ज़्यादा टारगेट है। भाई इंडिया है यार, यहाँ तो साले बहुत सारे टारगेट वैसे ही बना लेते हैं। लोगों को मतलब इंडेक्स निकालना है, फालतू के टारगेट बनाने, वो करना कुछ भी नहीं है। आप योजना दीजिए, संसाधन दीजिए, मतलब आपके पास जो संसाधन है, रिसोर्स है। संसाधन का मतलब आपके पास कौन कौन से ऐसे साधन है, क्या आपके पास जल है। शिक्षा भी एक साधन हो सकता है, संसाधन हो सकता है, और जिसकी मदद से आप डेवलपमेंट अगर एजुकेट कर दो, मतलब मोबाइल बनाने वाली कंपनी वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कर दो और उसकी मदद से आप क्या कर सकता है, वो आदमी आगे स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा और इसके बाद वो पैसा भी कमा रहा रहेगा और आने वाले समय में उसका प्रमोशंस भी होगा, अच्छा अच्छा होगा। क्यों क्यों लेबर वर्क करा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए गुजरात में लोग क्यों जाते हैं भाई, बिहार में भी तो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, बिहार में भी तो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, यूपी में भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, यहाँ पे भी। क्योंकि अब तो यार ये आदमी काम कर कर के गुजरात में बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट हो चुका है और उस आदमी को यहीं पे इंडस्ट्री खोलना चाहिए। अगर चाहे कोई भी कपड़े वाले ही इंडस्ट्री हो तो यहीं पे खोल दो, क्योंकि आदमी इतना सीख चुका है, अब यहाँ पे भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और सस्ते रेट पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसा सोचना चाहिए। संसाधन डेवलपमेंट करो। संसाधन तभी डेवलपमेंट होगा जब आपके पास समावेशी विकास के लिए आप कुछ करोगे, लोग को एजुकेट करोगे, स्किल दोगे, विकास करो। यहाँ पे भी विकास है। विकास बहुत बड़ा चीज़ है जहाँ पर सभी तरह का विकास होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक विकास हो। तुम्हारे पास टाइम है। विकास का मतलब ये नहीं होता भाई 18 घंटे तुम काम करते रहो, तुम्हें ना अपने परिवार के लिए टाइम है ना कुछ नहीं। विकास का मतलब 10 घंटे टाइम करो, 4 घंटे घर में इंजॉय करो, 3 घंटे एजुकेशन पे जाके दो, कुछ भी करो, रिसर्च करो, जो भी।
रोजगार एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप नीति आयोग को, एनएसएसओ का आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो, और वहाँ पे वो बताता है 47% से ज़्यादा इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह नहीं होता भाई जो लोग मर्जी से ही काम नहीं करना चाहते उन वो तो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वही आदमी हो, नहीं भाई, जो आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं मिलता वो भी एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनका उस चीज़ में कोई योगदान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए प्रच्छन्न बेरोजगारी आप देख सकते हो, प्रच्छन्न बेरोजगारी आप देख सकते हो इंडिया में। एग्रीकल्चर्स में अगर 2 लोग 5 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग करें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, 100 किलो ही होगा, और 5 लोग करें तो भी 100 किलो होगा। तो रेशियो में देखो यहाँ 20-20, और 2 लोग करें तो 50-50 किलो, तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन ये माना जाएगा। तो ये 3 लोग जो बचे हुए हैं उनको स्किल डेवलपमेंट कराओ तो रोज़गार कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, वहाँ पे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस 2018 में, 2017 में आए, 2 क्वेश्चन से कम नहीं आते भाई। 2016 में कोई क्वेश्चंस नहीं था, 2015 में 3 क्वेश्चन, 2014 में 1 क्वेश्चन, और आप समावेशी विकास पे भी 1 क्वेश्चन आए। 2000 बजट पे भी कई बार 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इंडिया में बजट कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसीड्यूर है, मतलब सबसे पहले कहाँ पर किस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद वहाँ पे डिबेट डिस्कशंस नहीं होते, इसके बाद वहाँ पे फिर मांगा जाता है 1-2 महीने के लिए छुट्टी, या फिर रिपोर्ट होते हैं, और फिर अनुदान मांगा जाता है, और फिर वोटिंग होती है फाइनली, और इसके बाद पास करा दिया जाता है। अगर इसकी क्या प्रोसेस है, बजट क्यों बनाया जाता है। बजट बनाना मतलब कि मेरा यह 100 रुपये का बजट है, मैं 20 रुपये का सामान खर्चा करूँगा, 10 रुपये का एस्टिमेट करूँगा, और 20 रुपये का मैं सिर्फ खर्चा नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई बजट बनाया तो कितना समावेशी विकास हुआ, एजुकेशन में कितना बढ़ोतरी हुआ। दैट इज़ माई प्लान। और ये चीज़ आप लिंक करते रहो हर एक चीज़ को, कहाँ क्या चीज़ लिखा जा सकता है। मुख्य फसल इंडिया में एग्रीकल्चर्स में, यहाँ से भाई हमेशा 50 से नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी एग्रीकल्चर हमारे लिए आईएमपी है इकोनॉमी के लिए। तो मुख्य फसलें क्या कौन कौन सी है, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो। खरीफ को याद रखने का सबसे आसान तरीका खराब हो जाती है। तो खराब कब होगी, जब ज़्यादा पानी उनी बरस जाएगा, मान लो मानसून वाले सीजन्स में। और रबी की फसल से मान लो ठंडी वाली फसल होगी, मतलब नवंबर दिसंबर में होगा। और जो खरीफ मतलब खराब, तो खराब कब हो जाती है, जून जुलाई में, ज़्यादा पानी बरस जाए। जायद की फसल मतलब जनवरी फरवरी में, ककड़ी वगैरह जो लगाई जाती है। दैट इज़ द क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चंस ये है कि इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा मुख्य फसलें कौन है, हमारे यहाँ भंडारण का क्या व्यवस्था है, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना भंडार। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का भंडारण के अंदर कौन कौन सी मेथड हैं, मतलब कैसे गोदाम बनाए जाते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से स्टोरेज की व्यवस्था है, कैसे भंडारण हो रहा है, कौन से कृषि उत्पाद का भंडारण है, मतलब क्या प्याज है आपके पास उसका भंडारण है क्या, टमाटर हो गया वो ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तो क्या भंडारण कर सकते हैं कि नहीं। दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे परिवहन पे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सही है, सिंचाई सही है, ई प्रौद्योगिकी कितना, ई टेक्नोलॉजी कितना यूज कर रहे हैं किसान लोग, और वहाँ पे क्या बाधाएं होंगी और क्या इशू होंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, मतलब 40 नंबर के। और 2017 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन, मतलब हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कृषि सहायता दी जाती है, और जन वितरण जो प्रणाली है वो काम कराया जाता है। जन वितरण मतलब पीडीएस सिस्टम की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो 5 किलो अनाज मिलता है 1 रुपये किलो, वो नेशनल फूड सेक्रेटरी एक्ट वाला। इससे आप क्या, इससे डेवलपमेंट होता है, लोगों की आदत पड़ जाते हैं क्या, वो इथिकली ऐसा हो जाता है क्या, ये सब चीज़ें। और खाद्य फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से फॉरवर्ड होता है, मतलब किस प्रकार से सामने वाला फॉरवर्ड कर देता है, मतलब वहाँ से पैकिंग करके पूरा भेज देता है, और बना करके किस प्रकार से बैकवर्ड लिंकेज होता है, मतलब सामान को किस प्रकार से यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता है। यहाँ पे साइड छटाई वगैरह होता है, साइज बनाया जाता है टमाटर का एक साइज, और इसके बाद इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है, और उसकी मदद से अचार बनाया जाता है, और फिर इंडिया के अंदर बाहर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या फिर इंडिया के अंदर ही वो क्या है उससे रिलेटेड जो भी कोल्ड स्टोरेज किस प्रकार से है, पशुपालन क्या है, ये इंडिया के अंदर इस पर कम खर्चा किया जाता है। भारत में लैंड रिफॉर्म कैसा है भाई, लैंड बहुत सारा इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड डिवाइडेड हो रहा है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है,
तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आपको पढ़ना चाहिए। और भी क्या करना चाहिए इंडिया का, क्या लैंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया के अंदर पूरा लैंड कंसोलिडेट करो, एक बड़ा किसान सो और यूएसए जैसा कुछ प्रणाली हो, और वहाँ पे मतलब जिस प्रकार से खेती कर, एक किसान के 100 एकड़ ज़मीन होते हैं और वो पूरा तरीके से क्या करता है, मशीन से खेती करता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो क्या कैसे किया जा सकता है एग्रीकल्चर्स में लैंड रिफॉर्म, उदारीकरण किस प्रकार से, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइज हुआ, प्राइवेटाइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। लिबरलाइज मतलब सरकार का नियंत्रण अब कम हो गया है। निजीकरण मतलब होता है कि सरकार अब जिन सेक्टर्स में सरकार रिजर्व थे पहले, वो अब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खुले हैं। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशंस पे पहले सरकार का एक अधिकार था, लेकिन अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुला हुआ है आराम से। ग्लोबलाइज मतलब इंडिया का जो सामान है दुनिया के अंदर बिक रहा है क्या, भेजा जा रहा है क्या, कुछ लिंक है क्या इसके अंदर, जो ग्लोबल लिंक चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन का हमारा पार्ट है क्या, मतलब इंडिया के अंदर जीबीसी का पार्ट है क्या, ग्लोबल वैल्यू चेन का कुछ पार्ट है क्या, मतलब इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं क्या वहाँ से, या असेंबलिंग होती है क्या इंडिया के अंदर। मान लो फॉर एग्जांपल मलेशिया के अंदर मोबाइल बनती है, लेकिन इंडिया के से कुछ भी पार्ट जाता है, या इंडिया के अंदर कुछ पार्ट यहाँ से लेने की वो कोशिश करते हैं, चाहे यहाँ इंडिया का इंजीनियर जाए, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे हमारा, चाहे मशीन जाए, चाहे कुछ भी जाए। दैट इज़ द लिबरलाइज से किस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पेक्ट हुआ है, क्यों किया लिबरलाइज, एलपीजी रिफॉर्म, कहीं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का ऐसा दबाव था इसलिए किया क्या, ये सब चीज़ें, इसका इम्पेक्ट क्या हुआ है, लेबर पे कितना इम्पेक्ट हुआ है, एजुकेशन पे कितना इम्पेक्ट हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, मतलब एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से लिंक है, यहाँ से आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट को लिंक कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा में आप देख सकते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड सड़क कुछ भी हो, मतलब चाहे नदी का डेवलपमेंट करना हो, तो किस प्रकार से अंतर्राज्यीय विवाद है वो सब चीज़। एजुकेशंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब स्वास्थ्य के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सामाजिक के लिए, आर्थिक के लिए, राजनीतिक के लिए। वर्ल्ड बैंक तो ऐसा बोलता है कि 1 रुपये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करते हैं तो वो मतलब कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा बड़ा होता है। यानी 1 रुपये आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे तो वो 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समावेशी विकास को लिंक कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, निवेश मॉडल पे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब कि कौन सा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ऐसा है क्या, या कुछ पब्लिक करता है कुछ प्राइवेट करता है, दोनों लोग जो, ये सब चीज़ पढ़ना है। निवेश के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, विनिवेश करना पड़ेगा, जहाँ पर सरकार अपनी सारे कंपनियों के 50% से कम कंट्रोल कर लेती है, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर सरकार अपने बेच देती है और वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। तो ये डिस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, नहीं सॉरी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि सरकार का शेयर अभी भी 51% से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए यार कोई 100 रुपया है, सरकार का कितना है, 51 रुपया है, या 52 रुपया है, 55 रुपया है, 60 रुपया है, तो क्या है ये सरकारी कंपनी बोली जाएगी। और कम शेयर अपना कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से करे, चाहे उसको बॉन्ड बना के बेचे, चाहे म्यूचुअल फंड जैसा कुछ भी करें, बट बेच रहे अपने शेयर, ठीक है। तो बेच दिया, अगर 51 रुपये से ज़्यादा है तो वो सरकारी है, क्या है, क्या है दैट टाइम वो क्या है भाई, मतलब वो सरकारी है। लेकिन अगर 51 से भी कम करके 50 कर दे तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, और अपने एम्प्लॉय भी वहाँ से बोल दे कि तुम्हारी प्राइवेटाइज कर दे, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 50% से सरकार का शेयर कम करना। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 50% से कम करना, और साथ साथ सरकार का वहाँ नियंत्रण कम होना, और वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन पे भी सरकार का कंट्रोल कम है। अब सामने वाले को लगता है प्राइवेट वाले को तो निकाल भी सकता है, बाकी शेयर होल्डर के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो ये निवेश मॉडल के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट मॉडल भी पढ़ना चाहिए। इंडिया का अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 115 125 इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस एंड टेक पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए आगे देखते हैं कौन सा चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं और ज़्यादा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग ध्यान दे सकते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से हुआ है। आज इसरो है, इतना सारा सैटेलाइट, हम चंद्रयान तक पहुँच चुके हैं, हम मंगलयान तक पहुँच चुके हैं, हम चंद्रयान 3 भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। और इंडिया कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसका अनुप्रयोग क्या है अंतरिक्ष में, रोबोटिक्स का, जैसे रोबोट हो गया, छोटा छोटा मशीन हो गया, और उसकी मदद से, जैसे एग्जाम्पल के लिए डेंड्राइमर हो गया, जो शरीर के अंदर जाता है और पूरे शरीर का इलाज कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके शरीर में कहीं कैंसर हुआ है, ट्यूमर हुआ है, और उसको वह तुरंत ही अचानक ख़त्म कर देता है। मतलब अंदर जाके हर एक टारगेट को
मारता है, और प्रोटॉन जो इस प्रकार से प्रोटॉन थेरेपी आ गया, तो वो कहीं ना कहीं रोबोटिक्स की कमाल है। मतलब इंसान को किस प्रकार से डेवलपमेंट किया। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कौन कौन सी चीज़ों में क्या है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको पेटेंट मिल गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। पेटेंट कब के लिए, मतलब जैसे पेटेंट 20 साल के लिए होता है, आप रिसर्च करो। ये टेरिटरी वाइज होता है, मतलब पेटेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वो, हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइज है, मतलब ये इंडिया के बाउंड्री तक ही होता है। मतलब यहाँ श्रीलंका है तो इस पर पेटेंट, अगर आप कोई मशीन्स का यहाँ पेटेंट है तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि उसका पेटेंट हो। इस चीज़ में ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार से रेयर डिसीजेज हो रही हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो ये जो इसमें जो चीज़ डेवलपमेंट होता है और उसका पेटेंट कैसे क्या किया जाए, ये सब चीज़ें, और पेटेंट से रिलेटेड कितना इशू है। रेयर डिसीज़ के लिए कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है, और उसके लिए पेटेंट क्या कैसे बनाया जाए और उसको कैसे सिक्योर किया जाए। दुनिया के अंदर बीपो है, बीपो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट को कंट्रोल करता है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और इंडिया का अपना अपना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, अलग अलग रिलेटेड है। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, पर्यावरण से रिलेटेड होगा, तो उसको पेटेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या है भाई, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सफलता क्या है, अभी कितना पहुंच सकते हैं, आगे क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडिया किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करने का तरीका बदल सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी 25 नंबर का। पर्यावरण से हमेशा 45 नंबर, 25 नंबर, 12 नंबर, 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन आपको आपदा प्रबंधन में भी पढ़ना है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस है, तो प्री क्या होना चाहिए, पोस्ट क्या होना चाहिए, इमीडिएट क्या लेना चाहिए स्टेप, शॉर्ट टर्म में, मतलब मीडियम टर्म में क्या लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इंडिया का, और किस प्रकार से इस प्रकार से चीज़ों को डेवलपमेंट किया जाए। भाई आपदा प्रबंधन जब भी आता है वो बता के नहीं आता, चाहे वो किसी प्रकार का भी डिजास्टर हो। तो GS1 में भी आपदा है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, वो भी एक आपदा होती है और ये भी एक आपदा है, तो वहाँ से भी आपको लिंक करना है। इंटरनल सिक्योरिटी पे आप पढ़ सकते हो, इंडिया के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, देश के अंदर सुरक्षा है, और देश के बाहर जो बाह्य सुरक्षा है। तो होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री किस प्रकार से कैसे काम करे। विकास होता है, लेकिन उग्रवाद के बीच कैसा संबंध है, मतलब अगर विकास होगा तो क्या उग्रवाद बढ़ेगा, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। जैसे इंटरनेट का ज़माना आ गया और विकास हुआ, लोग मोबाइल चलाना सीख गए, क्या टेररिस्ट ज़्यादा ऑर्गेनाइज एक्टिव हो गए और वहाँ पे कहीं ना कहीं उग्रवाद बढ़ रहा है। तो भाई विकास करने से उग्रवाद कैसे कम होगा, ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्या रिलेशन है इन दोनों में, क्या कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब विकास होता है तो उग्रवाद बढ़ता है क्या, ये सब चीज़। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। कहाँ क्वेश्चन नहीं आता, सुरक्षा बल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं देना CRPF पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ITBP पे ज़्यादा ध्यान मत दो, SSB पे मत ध्यान दो, इन चीज़ों पे ज़्यादा मत ध्यान दो। लेकिन जरूर ध्यान दो किन चीज़ों पे, सीमावर्ती सुरक्षा में क्या चुनौतियां हैं, आतंक, आंतरिक सुरक्षा की क्या चुनौतियां हैं इंडिया के लिए, इंटरनल से कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, बॉर्डर पे किस प्रकार से होते हैं, इंडिया की सोसाइटी क्या चाहती है, ये सब चीज़ें। NIA किस प्रकार से काम कर रही है आंतरिक सुरक्षा के लिए, वो किसका क्या स्ट्रक्चर्स है, ये सब चीज़। और इसको आप पॉलिटी से भी लिंक कर सकते हो कि स्टेट का किस प्रकार से संघीय व्यवस्था में ये फर्क करता है। मतलब NIA को लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट चला गया छत्तीसगढ़ यार, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो NIA कानून बनाया वो मेरा जो पावर है उसको कम करता है। तो कहीं ना कहीं आप जब आंतरिक सुरक्षा पढ़ें, और NIA कहीं ना कहीं आतंकवाद, टेररिज्म, इस प्रकार चीज़ों कम करता है। साइबर सुरक्षा पे क्या इंडिया में कानून है, IT एक्ट है, कितना साइबर सुरक्षा में फेक न्यूज किस प्रकार से होते हैं, स्पाईवेयर किस प्रकार से इंडिया की चीज़ों को अटैक कर रहा है, रैमशेयर किस प्रकार से अटैक कर देता है, वो सब चीज़ें, और उसके लिए कितना है, मतलब क्या क्रिटिकल जैसे हो गया बैंकिंग के सेक्टर्स में हो गया, हमारे सेक्रेटरी के सेक्टर्स में हो गया, क्रिटिकल सेक्टर्स में क्या है, नॉर्मल सेक्टर्स में क्या है सिचुएशंस, मतलब आम आदमी जो इंटरनेट का यूज कर रहा है उसका कितना प्राइवेसी हर्ट हो रहा है। तो आप इसको मूल अधिकार से लिंक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप लिंक कीजिए एक जगह से। धन शोधन हो गया, मतलब कोई बिना मतलब बताए इंडिया में कोई पैसा कमा रहा है, चोरी से पैसा कमा रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, विदेश से ट्रैफिकिंग करके या कोई सेक्सुअली वॉयलेट करके, वेश्यावृत्ति बढ़ा करके पैसा कमा रहा है, और उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ कितना पैसा, वो टैक्स नहीं देता, टैक्स ऑथोरिटी छुपा। तो इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसके अंदर टैक्स इविजन भी होता है और टैक्स अवॉइडेंस भी होता है। टैक्स इवेजन और टैक्स एवाइडेंस दोनों भी होता है इसके अंदर। तो यह इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और इसको उधर देखने की ज़रूरत है। मतलब टैक्स एवाइडेंस का मतलब टैक्स ना देना, टैक्स मना ही कर देना सीधे, ठीक है, एवॉइड करना। लेकिन टैक्स इवेट करना मतलब बताना ही नहीं,
मतलब टैक्स, आप चोरी चोरी पैसा कमा लो, टैक्स मत दो, ठीक है, टैक्स इवेजन हो गया। लेकिन आप पैसा दो लेकिन आप बताओ कि भाई कानून ही नहीं है तो मैं क्यों दूँ, ऐसा कानून ही नहीं है, तो टैक्स इवेट कर लिया आप, नहीं सॉरी टैक्स एवाइडेंस कर लिया। इससे रिलेटेड इसमें बहुत सारा किस प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एजेंसी होते हैं, स्टेट एक्टर्स हो गया, नॉन एक्टर हो गया, उनके बीच में सीमावर्ती संगठित हो गया, अपराध हो गया, मतलब जो पूरा पढ़ा लिखा अच्छे से ग्रुप बना के जो आतंकवाद को फैलाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पक्का आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, टेररिज्म पे हमेशा 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से कम 50 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है इंटरनल सेक्रेटरी पे। तो GS 3 में इंटरनल सेक्रेटरी, पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस करना है, आपदा प्रबंधन पे, सुरक्षा पे, बाकी लिंक करना है सब चीज़ों को। मतलब अगर मैं बजट पढ़ रहा हूँ तो समावेशी विकास मेरे माइंड में तुरंत आना चाहिए। बजट क्यों बनाया जाता है भाई? विकास के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए योजना बनाई जाती होगी, नीति बनाई जाती होगी, जैसे आरोग्य योजना हो गया, इस प्रकार से क्या किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको तुरंत ही लिंक करना जरूरी है। ओके, इसके अंदर 115 नंबर अगर इकोनॉमी को देखें, विज्ञान प्रौद्योगिकी देखें तो समथिंग, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, इन सब चीज़ों को मिला दे, अगर इंटरनल सेक्रेटरी को भी मिला दें तो पूरा मिला के 250 मार्क्स तो आ ही सकते हैं और आराम से आ सकते हैं। तो आइए GS 4 पेपर आते हैं। GS 4 के अंदर क्या होता है? इथिक्स होता है, इथिक्स होता है, इथिक्स होता है। इसको करने का कोशिश करते हैं। इथिक्स के अंदर भाई आपको रियल लाइफ में लेके जाना है, मतलब सारी चीज़ें रियल लाइफ से पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंध पहला टॉपिक है, और मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार क्या है, इसके निर्धारक क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं। आयाम मतलब कि मान लो कि जैसे आर्थिक नीति शास्त्र हो गया, व्यवसायिक नीति शास्त्र हो गया, पर्यावरणीय नीति शास्त्र हो गया, संवैधानिक नीति शास्त्र हो गया। पर्यावरणीय नीति शास्त्र मतलब एक्चुअली में नीति शास्त्र और इथिक्स में दोनों में डिफरेंस है। न इथिक्स मतलब नैतिकता, मोरालिटी, नैतिकता, और नीति शास्त्र दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नीति शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र कहता है कि जो सही है वो है, अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो तुम काम करो, नहीं मत करो। फॉर एग्जाम्पल, और सॉरी एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। नैतिकता का मतलब होता है वो क्या होना चाहिए, वो व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी है, मतलब व्यक्ति के हिसाब से सोचता है। तुम अपने हिसाब से, तुम्हारे लिए एक चीज़ नैतिकता हो सकती है, नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी सड़क पे जा रहा है, अगर वो गिर गया तो तुम उस सड़क से जा रहे हो तो तुम उसका मदद कर दोगे, तुम्हारे लिए अच्छी नैतिकता है, तुम सामाजिक नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं। नहीं कि ये तो भी तुम्हारी नैतिकता है, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी मर्जी के ऊपर चलता है। लेकिन मान लीजिए ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, दोनों दुकानदार हैं। ए 45 की रुपये देता है और ये 30 रुपये किलो देता है। चावल चावल चावल, राइस राइस राइस। लेकिन ये क्या करता है, जो 30 रुपये किलो देता है वो मिला के देता है, मिला के देता है, कुछ सामान उसमें मिक्स कर देता है और सस्ता चावल मिक्स कर देता है। मतलब कुछ 40 रुपये वाला रहता है, कुछ 30 रुपये वाला रहता है, कुछ 50 रुपये वाला होता है, लेकिन 45 वाला 100% शुद्ध राइस देता है। तो इथिक्स के अनुसार, मतलब नीति शास्त्र के अनुसार यह सही है क्योंकि ये बिना मिक्स किए हुए दे रहा है, और जो नैतिकता के नीति शास्त्र के हिसाब से यह रॉन्ग है क्योंकि यह गलत काम कर रहा है, मिलावट कर रहा है। लेकिन नैतिकता के हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। भलाई से ये मिक्स नहीं कर रहा है, ये मिक्स कर रहा है, भाई ये इसकी मजबूरी होगी जो भी कंडीशन में। तो इथिक्स नैतिकता मजबूरी को, तो इस प्रकार से नीति शास्त्र इसमें सिलेबस है। सत्यनिष्ठा है, मतलब आप अपने काम के प्रति टिके हैं, मतलब आप अपना काम करेंगे, भागेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कहीं डिजास्टर आ गया और आपको लोग मारने लगे तो ऐसा नहीं है, आप अपने अधिकारी से बात करोगे और आप फिर वहाँ पे डटे रहोगे, आप सामना करोगे परिस्थिति का। तो दिस इज सत्यनिष्ठा। अभिरुचि मतलब आपका किस चीज़ में अभिरुचि है, मतलब आपकी इच्छा कितना है, आप कितना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आप कौन सी चीज़ों में आपका ज़्यादा क्षमता है डेवलपमेंट करने के लिए। दैट इज़ द थिंग कि नीति शास्त्र ये सब पढ़ना है, मानवीय से संबंध पढ़ना है कि नीति शास्त्र का आदमी से क्या संबंध है, आदमी से क्या संबंध है, ये सब चीज़ें। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है थ्योरी में, अभिवृत्ति पे क्वेश्चन आता है। अभिवृत्ति का मतलब होता है यार, मतलब अभिवृत्ति मतलब एक प्रकार से बनी बनाई, मतलब आपकी धारणाएं हो सकती हैं, आपका किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देखना, सोचना, समझना, जो भी होता है उसको, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से कई बार 1-2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मतलब आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया क्या है, वो अभिवृत्ति है। यहाँ पे वृत्ति, विचार, आचरण, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अवधारणा, प्रशासन में इसकी कैसे
इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल का मतलब होता है जैसे आपको गुस्सा आ गया, इंटेलिजेंस मतलब आपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्या है गुस्सा मेरा सही है, मतलब इस चीज़ के प्रति गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज करो। इमोशनल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना इंटेलिजेंस यूज करो और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसके बारे में कुछ सिलेबस में हमारे, क्योंकि आईएएस बनोगे यार। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, भारत और दुनिया के जो नैतिक विचारक हैं जैसे अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन सब चीज़ों, जैसे महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पापों की संकल्पना की है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है। थिंकर्स आएगा। और सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, मतलब सिविल सेवा के लिए क्या मूल्य होते हैं सर, किस प्रकार से आप प्लानिंग करते हो, योजना करते हो, कौन सी जुडिशल बॉडी का काम करते हो, मतलब न्यायिक काम करते हो। जैसे टॉकीज वगैरह में अगर रैप ब्लू मूवी चल रही है, सेक्स मूवी चल रही है, तो उसको आप बंद कराओगे क्योंकि आप अच्छे नीति शास्त्र वाले हैं। तो या फिर कोई योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे उसका, मतलब अच्छे से क्रियान्वयन करोगे, नीति निर्माण में अच्छी भागीदारी करोगे, दैट इज द सिविल सेवा के सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, इस ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूज रहेंगी। जो आपके बुनियादी मूल्य हैं जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, गैर तरफदारी, आप किसी का भी साथ नहीं दोगे, मतलब ए पर्सन जो गरीब है उसका साथ दोगे, बी पर्सन उसको ज़रूरत नहीं उसका साथ नहीं दोगे। सेवा के प्रति आप समर्पण रहोगे, मतलब 24/7 आवर्स लोगों के प्रति आप डेवलपमेंट का ही काम करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को टाइम नहीं दो भाई, दोगे टाइम, मतलब टाइम से ही काम करोगे, बट थोड़ा आपको डेवलपमेंट ज़्यादा ध्यान देना चाहिए यार इंडिया के लिए। कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, मतलब जो कमज़ोर वर्ग है, जैसे मतलब इसमें महिलाएं भी हो सकती है क्योंकि ये भी तो एक कमज़ोर वर्ग है, कोई वृद्ध हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसके प्रति आप ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बोलता है आर्टिकल 15(1). तो ये सब चीज़ आपको संविधान से भी लिंक करने की ज़रूरत है। ये यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन में सिविल सेवा के क्या मूल्य होते हैं, यही सब मूल्य होते हैं, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, सेवा के प्रति, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ से ये 8 क्वेश्चन आता है, 110 नंबर का यहाँ मार्क्स आता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर केस स्टडी आता है, केस स्टडी भी कई बार यहाँ से आते हैं। और आगे, और सरकारी एवं निजी संस्थान में, मतलब जब आप सरकारी काम करने जाओगे तो आप किस प्रकार से भूमिका निभाओगे, और आप अपना खुद का अगर पर्सनल काम कर रहे थे, क्या है ऐसा तो नहीं कि आप सरकारी पोस्ट मिल गया तो उसका गलत फ़ायदा उठाओगे और अपना खुद का ही फ़ायदा करोगे। फॉर एग्जांपल, एक रोड के लिए आपको काम करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन आप अधिकतर अपने परिवार का, अपने गाँव का ही प्रेफरेंस देते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है उनका प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो आपकी ये क्या होगी, सार्वजनिक नैतिकता भंग होगी, मतलब आप सार्वजनिक नैतिक नहीं हैं, आप अपने प्रति ज़्यादा सचेत हैं, ऐसा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़, उत्तरदायित्व क्या है, चिंता एवं दुविधा, उत्तरदायित्व मतलब कि चिंता भी हो सकती है इन चीज़ों के पीछे कि क्या करना चाहिए, और दुविधा भी हो सकती है कि भाई मतलब ये काम, फॉर एग्जांपल से एक स्कूल्स है और वो स्कूल्स हमें पता है करप्टेड तरीके से बनी है और अच्छे नियम कानून से नहीं चल रही है, और उसी टाइम पे स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, मतलब स्कूल को बंद करा देना चाहिए, नहीं बंद कराना चाहिए, ये दुविधा है आपको कि एक तरफ अगर आप स्कूल बंद करा देंगे तो भाई एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं वो नुकसान में हो जाएंगे, और वो जो लोग मतलब चला रहे हैं स्कूल, वो लोग क्या है उनको अगर सही करोगे तो यहाँ पे भी आपसे, तो जैसे कई बार नैतिक दुविधा आता है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको थिंकर को कोट करो कि क्या होना चाहिए, थिंकर के हिसाब से सोचना चालू करो। तो थिंकर क्या बोलता है, अपने अपने जैसे उपयोगितावादी ऐसा मानते हैं कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम हित होता है, तो यार इस हिसाब से तो ज़्यादा बच्चे का हित है, इसलिए उस एजुकेशन को नहीं बंद करना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बोलता है कि हाँ यार उसके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के हिसाब से भी नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का भला है। लेकिन वस्तुनिष्ठवादी बोलता है कि अगर इस प्रकार की समान परिस्थितियाँ में अगर इस प्रकार का स्कूल बंद करा दिया जाता है तो उसको बंद कर देना चाहिए, तो मतलब उस स्कूल को बंद कर देना चाहिए, वस्तुनिष्ठवादी बोलेंगे। लेकिन अगर कांट की ह्यूमैनिटी, मतलब कांट को जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब स्कूल को नहीं बंद कराना चाहिए। गांधी के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सब चीज़। तो जब आपको दुविधा में फंसे, अच्छा डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरदायित्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब आज सोच सकते हैं आज पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरणीय संबंध मतलब अपना राष्ट्रीय हित साधने के लिए किस प्रकार से लोग पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं संसाधनों का, तो किस प्रकार से और किस प्रकार से डिप्लोमेट किया जाए, राजनीतिक स्तर पे हो, सार्वजनिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, जिस स्तर पे हो वो सब चीज़। नैतिक जो मुद्दे हैं, जो नैतिक मुद्दे हैं वो सब कैसे सॉल्व किए जाए अंतर्राष्ट्रीय में, जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर यार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है
और ऐसा लगता है कि मतलब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कार्बन इमिशन रिपोर्ट ऐसा बोलता है। तो ये क्या नैतिकता नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? इंडिया किस प्रकार से इसकी योजनाओं को चला रहा है? शासन व्यवस्था में क्या ईमानदारी, ईमानदारी मतलब कैसी होनी चाहिए? ये ईमानदारी क्या है? एक मूल्य है, आदमी के लिए एक मूल्य है। अगर आदमी ईमानदार है तो अच्छा काम करेगा वो, और अपने प्रति भी ईमानदार रहेगा, शासन के प्रति भी। लोक सेवा की अवधारणा क्या है? लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा करने के लिए। लोक सेवा मतलब होता है सरकार के लिए, सरकार जिस पे सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोक सेवा जनता के लिए काम करती है। तो जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उनका क्या है? सत्यनिष्ठा है, वो लोग 24 घंटा काम करते रहेंगे। मितव्ययिता है, मितव्ययिता मतलब अगर 100 रुपये का काम है वो 50 रुपये में ही करके दिखा देंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन। जितना सस्ता सस्ता हो। जिससे आगे सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है भाई? आपका आर्टिकल है, ये कहाँ से लिंक होता है? ये आर्टिकल 21 है, मतलब 21 से लिंक होता है। मतलब कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार एक प्रकार से आपका जीवन का अधिकार है। यह ऐसा सोचे तो सूचना आपको मिलना चाहिए, और सूचना जब मिलती है तो क्या होता है? पता चलता है कि क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ क्या सिचुएशंस है, तब हम अच्छे से जान सकते हैं। यानी आरटीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। आप 10 रुपये फाइल करो और आपको 10 रुपये में आप आरटीआई कर सकते हैं। आप गरीब हो तो आपसे कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप योजनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो आरटीआई का कुछ सेक्शंस आपको पता होना चाहिए, जैसे सेक्शंस 8 पता होना चाहिए वह किस प्रकार से है, या सेक्शन 4, 6, 7 इस प्रकार का कुछ पता होना चाहिए, या 23, 24। एग्जाम्पल के लिए 23, 24 में भी मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट ये देश की राष्ट्रीय हित के लिए कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं दिया जा सकता। तो कब नहीं दिया जा सकता वो सब चीज़ें, और आपको अगर पता है तो आप ज़रूर बताइए। पारदर्शिता लाना है, मतलब जो काम कर रहे हैं सब लोगों को पता है। मतलब ये पर्सन से मैं जो काम करता हूँ, मेरे पास लेखा जोखा है। मान लो ये एक आईएएस ऑफिसर से ये योजना बनाता है और काम करता है, 10 लोगों को अगर सरकारी योजनाओं में लाभ देता है तो वो सब बताता है कि ये पर्सन को मैंने लाभ दिया, ये इस हिसाब से था, ऐसा काम कर रहा था। पूरा पारदर्शिता है, लोग इसके बारे में जब चाहे जान सकते हैं, सरकार भी जब चाहे जान सकती है। तो इससे क्या होता है? बड़े बढ़िया डेटा लिंक नहीं होता, डेटा हिडन नहीं होता, और जिससे सारी इन्फॉर्मेशन राउंड अप होती है और पता चलता है। कार्य संस्कृति मतलब किस प्रकार की कार्य संस्कृति होनी चाहिए? कार्य संस्कृति जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी करंट में, दिल्ली के जो कोर्ट के जो जज थे, मतलब वकील थे, और जो पुलिस थी, वो दोनों आपस में लड़ गई थी। तो क्या इस प्रकार की कार्य संस्कृति होनी चाहिए? भाई ये लोग एजुकेटेड लोग अगर लड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस लड़ रही है और कहीं ना कहीं वकील लोग लड़ रहे हैं और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी नैतिकता नहीं है और ये अच्छा कार्य संस्कृति नहीं है। कार्य संस्कृति मतलब जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, आप उसको कितना अच्छा इम्प्लीमेंट करते हो और कितना ज़्यादा। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो अगर भलाई से पूरे राज्यों में ना हो, लेकिन कितना बढ़िया उसका इम्प्लीमेंट आईएएस ऑफिसर्स करता है, वो चीज़ उसकी क्या कार्य संस्कृति है। सेवा कार्य संस्कृति जब आदमी करेगा तो उसमें सेवा की गुणवत्ता अपने आप हो जाती है। अगर अच्छी कार्य संस्कृति होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे दिल्ली पुलिस और पुलिस वर्सेस लॉयर दोनों के बीच में फाइटिंग हुई, तो लोगों का क्या होगा? पुलिस के प्रति ट्रस्ट कम हो जाएगा और लॉयर के प्रति भी, क्योंकि जब एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर को मानवाता है अधिकतर मामलों में, और लॉयर क्या होता है? जस्टिस देता है, और जब जस्टिस देने वाला आदमी और लॉ एंड ऑर्डर को मैनेजमेंट करने वाला आदमी दोनों आपस में लड़ेंगे, तो आम आदमी तो भाई लड़ ही सकता है, ये पर्सन तो लड़ ही सकता है छोटे छोटे मुद्दों के लिए। जब तुम लोग लड़ोगे तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति से क्या होगा? अच्छी सेवा की गुणवत्ता नहीं आएंगी। और जो पब्लिक फंड आएगा, जो आपको काम करने के लिए फंड आएगा, चाहे वो डॉटर फंड हो, चाहे कोई भी फंड हो, फंड का मतलब होता है जहाँ पे पैसा है, खोखा है, जहाँ पे कुछ पैसा आता है योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ पर आप उसका कैसा यूज़ करते हैं। और भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से आप करप्शंस परसेप्शंस इंडेक्स देख सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं, 10 से 15 डायमेंशंस, और किस प्रकार से हमारा इंडेक्स के अंदर हमारा रैंकिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको लिंक करनी है। आप जब पढ़ो, चाहे वो नैतिक मुद्दे पढ़ो भलाई से, लेकिन आपको लिंक करना पक्का आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए भारत विश्व से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 8 से 110 नंबर का क्वेश्चन आता है, 70 नंबर का, 65 नंबर का, 70 नंबर का, 90 नंबर, 70 नंबर का। और यहाँ से शासन व्यवस्था में ईमानदारी GS4 से यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 70 नंबर का, यहाँ से 45, ये सब चीज़। तो केस स्टडी इसमें अधिकतर, इसमें और इसमें दोनों में केस स्टडी अधिकतर है। तो आपको केस स्टडी पे भी फोकस करना है, और सबसे पहले आपको केस स्टडी करना चाहिए। और जब आपको दुविधा हो तो भाई थिंकर को कोट करो और उसके हिसाब से सोचो, अपने मन मुताबिक बिल्कुल मत सोचो, और सीधा आंसर पे लो, बात खत्म।
ये हमारा कुछ मार्क्स है, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहला पेपर ई से होगा जो 250 मार्क्स का होगा, और इसमें अधिकतर 160 170 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन आपको इंट्रो अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी पार्ट अच्छा होना चाहिए, और आपका कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन पे हमेशा 100 110 इतना तो अधिकतर। सामान्य अध्ययन 2 जो मैं बताया, जीएस पेपर 2, जीएस 3। तो सबसे पहला पेपर ई से होता है, दूसरा जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और ये जीएस पेपर 5। और बाकी छठवां और सातवां जो पेपर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। ऑप्शनल पेपर होंगे। लेकिन इसी टाइम पे मतलब जो 1 2 3 4 और ये जो हो रहे होंगे, और उसी टाइम पे आपको दो क्वालिफाइंग पेपर देना पड़ता है। क्वालिफाइंग पेपर्स मतलब एक हिंदी का पेपर देना पड़ेगा अगर आपका जो सब्जेक्ट है, और एक अगर कोई आदमी, मेरा फॉर एग्जांपल्स किसी का हिंदी हो, और वो हिंदी तो देना ही पड़ेगा, प्लस इंग्लिश का भी कंपलसरी होता है उसके लिए। मतलब ये लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होता है और एक सब्जेक्ट होता है। तो जैसे किसी का हिंदी मीडियम है तो हिंदी का पेपर देगा, बाकी इंग्लिश का तो कंपलसरी है। तो ये आप सोच सकते हैं, तो दो पेपर्स आपको देने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। और इस प्रकार से दो क्वालिफाइंग पेपर्स, एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का या कोई भाषा का, 300 मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे केवल 25 से 33% पासिंग मार्क्स चाहिए, 33% पासिंग मार्क्स चाहिए, 33% पासिंग मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग 1 एंड 2। लेकिन छठवां सतवां जो पेपर होगा आपका, वो 250 मार्क्स का होगा। मतलब आपका जो ऑप्शनल होगा, चाहे चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, और उसके अंदर कितने मार्क्स होते हैं, 500। यहाँ से अधिकतर लोग 300 350 लिटरेचर में लाते रहते हैं, 400 तक ला लेते हैं, 350, 350, 360। तो इस प्रकार से ऑप्शनल। बाकी ये क्वालिफाई पेपर्स नहीं जुड़ता है, और बाकी ये सब जुड़ते हैं, और पूरा मिला के 1750 अंक होता है। और वहाँ पे आपको समथिंग 50% मार्क्स चाहिए यार पहला रैंक लाने के लिए। मतलब 800 से 900 1000 अगर आ गया तो अच्छा मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग का कितना कट ऑफ था, 2014 में 678, 215, 2015 में 676, 2016 2017 700। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग था 732 था, 774 जनरल का, और जो अनुसूचित जाति 719, 719, 711। ये कट ऑफ है, अगर कट ऑफ को क्रॉस करेंगे तो आप लिस्ट में आ जाएंगे जितनी सीट होगी। तो ठीक है, इतना होना ही चाहिए। मतलब यार अगर आप पहला रैंक लाना चाहते हैं तो आप 1000 से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप कम रैंक नंबर आता है आपका, 600 700 इस प्रकार से कुछ रैंक आता है, और अब 6 से 650 700 अगर रैंक नंबर आता है आप, तो आराम से आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। तो 50% से भी कम चाहिए, 35%, 33%, 30%, इतना मार्क्स होना चाहिए यार। इतना मार्क्स भी अगर किसी बंदे का आ गया तो वो भी क्वालिफाइंग हो जाता है। आप देख ही सकते हैं, 619 617 चाहिए, 1750। ये काफ़ी आसान है। मतलब 1750 तो हो ही रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 1750 प्लस इंटरव्यू का 250 मार्क्स। तो आप सोच ही सकते हैं इंटरव्यू का भी अब 250 मार्क्स, और उसके अंदर कम से कम 200 नंबर, तो आप आराम से मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे पेपर देने के बाद फाइनली आपका लिस्ट आएगा, और उसके अंदर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और इंटरव्यू में हमेशा थर्ड मंगाया जाता है। मतलब अगर 800 सीट है तो 2400-2500 लोगों को बुलाएंगे, और वहाँ पे अच्छा मार्क्स आता है, और वो भी आपको जुड़ता है। और उसको जोड़ने के बाद आपको अगर इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है तो दिस इज़ गुड कि आप अच्छा प्रिपरेशंस किए हैं। मतलब अगर 1000 मार्क्स आ गए अगर, तो काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब आपको 1750 हो रहे हैं, 250 मार्क्स आपके हो रहे हैं, तो आराम से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आराम से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छा करते हैं, 200 मार्क्स समथिंग लेके आते हैं, तो दिस इज़ करेक्ट कि आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप अच्छा मार्क्स ला रहे। टोटल 2025 मार्क्स का समथिंग पेपर होता है, 2025 मार्क्स का समथिंग पेपर होता है। और 2025 से अगर आप इतना अच्छा मार्क्स अगर ला रहे हैं तो दिस इज़ करेक्ट आइडियोलॉजी कि आप सही सोच रहे हो, और बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। तो मतलब आप सोच ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पेपर है आपका। मतलब अगर 1000 मार्क्स अगर आपके आ गए, 50% आ गए, तो भी काफ़ी अच्छा आप कर लोगे। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप सिलेबस पक्का अपने दिमाग में याद रखिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कैसे पेपर देना है। मतलब मेंस का सब्जेक्ट भी पेपर देना, जैसे ये सब पक्का पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है, और आपका अगर अच्छा होता है तो पक्का आपका सिलेक्शंस होगा। सॉरी यार मैं गलत बोल दिया था, 275 मार्क्स का होता है
275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और जिसमें अधिकतर 200, 225, 230 तक आते हैं समथिंग। पूरा मिला के 2050 मार्क्स होते हैं टोटल। 2050 में आपको 50% ही केवल लाने हैं, और अगर आप अच्छा लाते हैं तो बहुत अच्छा मतलब स्कोर माना जाएगा और पहला माना जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आगे फिर से हम पूरा सिलेबस को एक कम्प्रीहेंसिव डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर, अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें।